नमस्कार, मैं राजेश कुमार न्यूज़ K3 से। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एडवोकेट करणजीत कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी। सर, आज का हमारा विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमें मालूम है कि पीछे अतीक अहमद और अशरफ को मार दिया गया, जिनके बारे में कहा जाता है वो बहुत बड़े माफिया थे। तो सर, हम इस इंसिडेंट को जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले इस इंसिडेंट को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि अतीक अहमद कौन था। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के उस माफियाओं में से था जिसके नाम से दुनिया थर-थर कांपती थी। अतीक अहमद वो व्यक्ति था जिसके ऊपर मेरी जानकारी के हिसाब से तकरीबन 150-160 मुकदमे आज भी लंबित हैं। अतीक अहमद उस आतंक का नाम था जिसकी जमानत के लिए हाई कोर्ट के 10 न्यायाधीशों ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था और 11वें ने भी आके उसे जमानत दी थी। और हो सकता है उसके पीछे डर के मारे उन्होंने जमानत दी होगी, क्योंकि उनसे पहले 10 न्यायाधीशों ने अपना नाम हटा लिया था उसमें। ये था अतीक अहमद। एक आतंक का नाम था अतीक अहमद। और अशरफ अहमद उसका ही भाई था। तो कहीं ना कहीं ये बात हकीकत है, अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों ही एक उत्तर प्रदेश प्रयागराज की जनता के लिए एक आतंक का नाम था। ये बात हकीकत है। वहाँ जिस तरह घटना घटी, शूटर आए जी, उन्होंने मारा अतीक अहमद को, जी, सबने वो वीडियोस देखी हैं। जी। तो सर, ये घटना किस तरह घटी और शूटर इतनी इजीली कैसे पहुंच गए जिस व्यक्ति को पूरी तरह से सिक्योरिटी मिली हुई थी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसा कि देखिए, हम सबको पता है कि अतीक अहमद के कई अराइवल्स उत्तर प्रदेश में और उसके विभिन्न अलग अलग देश के राज्यों में भी उसके साथ अराइवल्स थे। यहाँ पे जरूर यह कह सकते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ये चूक हुई है। अब वो जान के चूक करी गई है या अनजान से ये चूक करी गई है, ये तो जो अभी एक कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करा है उसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि ये बात एक क्रिमिनल लॉयर होने के नाते मेरे और एक आम, मैं लॉयर नहीं भी होता, आम व्यक्ति भी होता, उसके गले के नीचे ये नहीं उतर रही कि इतना बड़ा एक माफिया पुलिस कस्टडी में आता है और 3 नौसुखिया लड़के आते हैं और विदेशी हथियारों के साथ उसके ऊपर हमला करते हैं और पलक झपकते ही उसकी हत्या करके वहां पे सरेंडर कर देते हैं। और जो पुलिस के जो लोग उसके साथ कस्टडी में थे, उसकी सुरक्षा में थे, ये समझ नहीं मुझे आ रहा है देखने के बाद, वो कई मैंने मीडिया चैनल्स पे देखा है वो वीडियो, कि वो कर क्या रहे थे वहां पर। क्योंकि मैंने किसी भी एक पुलिसकर्मी को ये नहीं देखा कि उसने ये प्रोटेस्ट करा हो कि बचाने की चेष्टा करी हो या उन्हें अरेस्ट करने की चेष्टा करी गई हो। वो खाली एक तरह तमाशबीन की तरह खड़े थे वहां पर। और उसके बाद बड़े प्यार से वो सरेंडर करते हैं। देखा होगा आपने, कई मीडिया चैनल्स ने दिखाया है कि जैसे एक को पकड़ा है पुलिस कांस्टेबल ने, दूसरा वाला आया तो दूसरे वाले को भी पकड़ रहा है। भाई, वेपन है आपके पास, आपने काउंटर क्यों नहीं करा वहां पर? आपने जिस टाइम वो घुस रहा है बीच में, आप देख रहे हो कि मीडिया वाले कैसे पहुंच रहे। एक इतना सेंसिटिव मैटर है ये। अतीक अहमद को एक लाइफ कन्विक्शन हुई है, एक दूसरे मैटर में वो पुलिस कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके साथ, मीडिया वाले कैसे उससे बाइट लेने जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। और उसके बाद सबसे इसमें देखिए महत्वपूर्ण विषय जो है कि 10:30 बजे मेडिकल कौन सा होता है ये बता दिया। दिन में एक बार मेडिकल होना है उसका, 10:30 बजे क्यों गया? फिर वहां पे चौकसी क्यों नहीं करवाई गई? ये क्यों नहीं देखा गया कि कौन व्यक्ति वहां पे मौजूद है, कौन नहीं है? मीडिया को कैसे पता चल रहा है कि अतीक अहमद अब यहाँ जा रहा है या यहाँ जा रहा है या उसको मेडिकल कराने के लिए लाया जा रहा है? कैसे पता चला? तो कहीं ना कहीं ये बात हकीकत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस से यहाँ पे चूक हुई है। इसीलिए इतना बड़ा जो घटना, क्योंकि देखिए, अपराधी हो या ना हो, हत्या हत्या होती है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं कुछ नेताओं के भी बयान सुन रहा था मीडिया पे कि कोई कह रहा है कि आसमानी फैसला है ये, जैसी कर दी वैसे भर दी। तो ये कोई फिर तो कोर्ट बंद कर देना चाहिए। क्या जरूरत है कोर्ट की हमारे देश के अंदर? जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी है, कोर्ट बंद कर देना चाहिए, संविधान खत्म कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बात हकीकत है कि एक न्याय प्रक्रिया के तहत जैसे एक मेट्रो मुकदमे में उसे सजा हुई, इसमें भी सजा होनी चाहिए थी। नहीं, उसे इतनी इजीली मार दिया गया और मीडिया कर्मी बनके वो इतनी इजीली पहुंच गए। हाँ, मैंने उसी चीज के लिए कहा ना राजेश जी आपसे कि वो बात गले के नीचे नहीं उतर रही है कि मीडिया कर्मी वहां पहुंचे कैसे।
10:30 बजे का ये वाक्य है, 10:30 बजे उसे मेडिकल कराने के लिए क्यों लेके जाया जा रहा है? अप्रोक्सीमेटली कितना समय होता है मेडिकल करवाने में? 24 घंटे का देखिए समय होता है कि अच्छा। जैसे कि आज की तारीख में क्या होता है, जैसे मानिए अभी 3 बजे है, हाँ। 3 बजे जैसे कि अभी दोपहर के 3 बजे किसी का मेडिकल हुआ, हाँ। 24 घंटे के दौरान में फिर दूसरा मेडिकल उसका होना है नेक्स्ट डे का। तो अगले दिन भी हो सकता था उनका मेडिकल? वो टाइम पीरियड का फेज है ना। हाँ। कि मान लीजिए अगर उसका दिन में हो रखा था, हाँ। या दोपहर में हुआ था, हाँ। तो उसके बाद अगले दिन 24 घंटे में कभी भी हो सकता तो था। उसके अगले दिन बिल्कुल हो सकता था। बिल्कुल अगर समय था तो हो सकता था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये मान लीजिए अगर 10:30 बजे रात का ही उसका होना था, मीडिया को किसने इन्फॉर्म करा? पुलिस ने क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करी कि मीडिया उसके पास बाइट लेने के लिए ना जाए? क्यों नहीं करी गई? और वो सेंसिटिव बाइट जरूर होती। और उसके बाद आप ये देखिए जो मीडिया मान लीजिए वहां पे आ भी रहा है, जैसे राजेश जी आप हैं, आपको लोग जानते हैं, अदर मीडिया चैनल्स के लोग जो रिकॉग्नाइज है, क्या जो पुलिसकर्मी वहां पे थे देख रहे थे 3 लोग अगर नहीं खड़े हैं, आपने देखा होगा कि वो गले में आपका मीडिया का बेल्ट पहन के हैं, हाथ में कैमरा, हाथ में माइक लेके खड़े हैं, वो कैसे आ गए? क्यों नहीं सैनिटाइज करा गया, क्यों नहीं वेरीफाई कराया गया? उसके बाद कंसर्न हॉस्पिटल को क्यों नहीं इन्फॉर्म करा गया कि हाँ भाई हम एक मुलजिम को ला रहे हैं, उसका मेडिकल कराना है? तो कहीं ना कहीं ये पुलिस से चूक रही है बहुत बड़ी, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने पुलिस की चूक की बात करी, इसमें हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो क्या कर रहा था? नहीं देखिए इंटेलिजेंस की अगर आप बात, क्योंकि इंटेलिजेंस के पास तो ये रिपोर्ट्स होती हैं। जी 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 मैं बता देता हूँ, सिर्फ बता देता हूँ कि ये घटना जिस दिन घटी अतीक अहमद और उसके भाई के साथ, उससे 2 दिन पहले ही जब उसके 1 दिन पहले उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है, जब पुलिस के ऊपर उसने हमला करा, तो जवाबी कार्रवाई में वो बेशक बहुत प्रशंसनीय काम करा है उत्तर प्रदेश पुलिस ने कि जवाबी कार्रवाई में उस आतंकी को मार गिराया। क्योंकि हमें जो पाल साहब के हत्याकांड हुआ उसमें साफ हमने देखा कैसे वो गोली मार रहा है, दौड़ा के कर रहा है, उसके साथ ही कैसे बम फेंक रहे हैं, तो वह बहुत ही अच्छा काम करा गया। अब हमें देखना है कि उसके बाद जो डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत जी का एक प्रेस रिलीज करी, उन्होंने कहा है कि आउटपुट है उत्तर प्रदेश पुलिस का कि अतीक अहमद की जान को खतरा है, हमला हो सकता है। उसके बाद भी पुलिस ने कोई सुरक्षा का बंदोबस्त पुख्ता नहीं करा, या पुलिस से चूक हो गई? चूक हुई है, यहाँ पे प्रबंध पूरा करा गया पुलिस से, लेकिन उस समय के लिए चूक हुई है क्योंकि लोकल पुलिस लेके जा रही थी उन्हें, जो जिस थाने में रख के कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन चली थी वो है, लेकिन जो उसके साथ जो एसटीएफ की टीम थी वो रहनी जरूरी थी। ये चूक कहेंगे, लापरवाही चूक है ये। लापरवाही अगर हम कहें तो लापरवाही हम ये कह सकते थे जिस दिन उसे साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया जाता था उसी दौरान कोई घटना घट जाती तो बोला जाता ये लापरवाही हुई है। यहाँ पे चूक कहेंगे इसके उत्तर प्रदेश पुलिस। बिना उद्देश्य के कोई किसी को क्यों मारेगा? नहीं देखिए यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि बिना उद्देश्य तो कोई कार्य नहीं होता जी। अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कमेटी बनाई है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी वो कमेटी है और अपनी जांच करके वो 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो हम सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये बात हकीकत है, किसी से छुपा नहीं है कि 44 साल से अतीक अहमद और उसके परिवार का एक आतंक का साम्राज्य था पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर। नहीं, आप आज उसके आतंक के साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो उसके लोगों ने भी उसकी सुरक्षा नहीं करी। देखिए पुलिस के पास जब चला जाता है तो उसके लोग सुरक्षा वहां पे क्या करते हैं, क्या पता उसके जो होंगे लोग उन्होंने मरवाया हो। नहीं, कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। मैं उद्देश्य ही बता रहा हूँ ना। अब मान लीजिए जैसे कि जो मीडिया राइट में मैं पुष्टि नहीं करता हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी भी बड़े अधिकारी का उस पर स्पष्टीकरण नहीं आया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने ये मानी है, जैसे मीडिया कर्मी बता रहे हैं कि उसके ISI से कनेक्शन थे, पंजाब से हथियार आते थे, ISI पंजाब में गिराता था ड्रोन से और पंजाब से वो उत्तर प्रदेश में उसके गुर्गे लेके आते थे बाई रोड। इसकी पुष्टि अभी देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने करी नहीं है किसी बयान की, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो वहां पे कह पाना बढ़ाया हाँ, लेकिन ये बात जरूर है उसके अराइवल्स बहुत थे, कई नेताओं के लिए उसने काम करा है। आप ये देखें 4 बार से वो विधायक था समाजवादी पार्टी से, फिर सांसद बना समाजवादी पार्टी से, तो हो सकता है ये राजनीति का भी कोई रूप हो सकता है किसी बड़े नेता की जड़ें खोदने वाली हो, उसका राज खुलने हो, उस वजह से उसकी हत्या हुई। आपने ये बात बताई कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हम सबसे पहले ये बात जानना चाहते हैं कि अगर इतना बड़ा मतलब केस था ये, मीडिया की पूरी निगरानी थी, पुलिस पूरी अलर्ट थी, प्रशासन पूरा अलर्ट था, उसके बाद 3 शूटर आते हैं कुछ एडवांस वेपन लेके, जो जैसे
सिद्धू मूसावाला के केस में हुआ, वो वेपन्स जो आम व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है और जिन्हें आप सिर्फ एक छोटा सा नशेड़ी कह रहे हो या नशा करने वाला कह रहे हो, जिन लोग उन लोगों के पास इतने कीमती और इतने एडवांस वेपन कैसे आ गए? हाँ, ये बड़ा आपका एक बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले तो राजीव जी एक चीज समझना होगा कि वो लोग जो 3 हत्यारे आए जी, वो एक मामूली नशेड़ी नहीं है, क्योंकि जो अगर पुरानी हिस्ट्री निकाल के देखो, हर किसी के ऊपर 5 से 7, 10, 15 ऐसे मुकदमे लंबित है, क्योंकि उसमें से एक जो शूटर है वो आपका उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात कह लीजिए, या कह लीजिए जो यूपी आपका उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है, सुंदर भाटी जो नाम आ रहा है मीडिया में, उसके लिए उसके गैंग से जुड़ा हुआ था एक। तो कहीं ना कहीं देखिए अराइवल का भी काम हो सकता है। सोचने का विषय ये है कि वो वेपन जो हिंदुस्तान में बैन है वो उन लोगों के पास पहुंचे कैसे, किसके माध्यम से पहुंचे, यहाँ पे चूक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात यह है उत्तर प्रदेश की चूक कहाँ पे हम बोलेंगे कि जिस टाइम उसकी हत्या हुई, उस मान लीजिए सडनली एक हुआ इंसिडेंट था, पुलिस वाले नहीं समझ पाए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपने अगर मीडिया की वो देखी हो लाइव रैली का, कि पुलिस वाले 2 उसके पीछे खड़े हैं, जिस टाइम वो वेपन लाके उसको मार रहा है तो पुलिस वाला हट रहा है, वो देख रहा है कि कोई वेपन आ रहा है, वो हट क्यों रहा है? देखने वाली बात है ये। और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि अगले दिन उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। उसी दिन पुलिस कस्टडी क्यों नहीं ली गई? आज उसकी पुलिस कस्टडी ली गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा 4 दिनों की। अगर मान लीजिए किसी ने ये काम करवाया है तो देखिए जी ये 24 से 48 घंटे बहुत अहम होते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन बदलने के लिए। तो यहाँ पे हम चूक करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की कि उसी दिन कस्टडी ले लेनी चाहिए थी उन्हें क्यों एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट कराया गया, और फिर आज क्यों उसकी पुलिस रिमांड ली गई। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे एपिसोड की अगर हम बात करें तो हमारी मीडिया का एक बड़ा अहम रोल है। आप समझिए इस चीज को, क्रोनोलॉजी को, कि वहां पे जो पुलिस वाला खड़ा है उसके ऊपर कितना प्रेशर है, सरकार का प्रेशर है, जनता का प्रेशर, ऊपर से मीडिया जा रही है, लाइव टेलीकास्ट दिखा रही है, उसका प्रेशर है। जिस कैदी को वो लेके साबरमती से आ रही है उसे सुरक्षित कोर्ट के अंदर पहुंचाना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब साबरमती जेल से उसे उत्तर प्रदेश की नैनी जेल में शिफ्ट कराया जा रहा था तो अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करी थी कि उसकी जान को खतरा है। वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक एफिडेविट फाइल हुआ कि हम इसकी पूरी सुरक्षा का जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस कर्मियों के ऊपर भी प्रेशर था। ये चीज मीडिया को भी समझनी होगी। आप देखिए जब उसे जेल लेके जा रहे हैं तो मीडिया बाइट लेने के लिए पहुंच रही है। अरे भाई कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना आती क्या हमारा। नहीं, मीडिया तो अपना रोल प्ले कर रहा है। नहीं रोल प्ले, क्योंकि मीडिया जानना चाह रहा है एक्चुअल में घटनाएं क्या घट रही हैं। आप मुझे एक चीज बताइए राजेश जी, मैं और वो उन तथ्यों को दिखाना चाह रहा है कि चल रहा है, वो सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन एक मानव आतंकी है। मानव आतंकी है, लेकिन मीडिया उसे जिस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रही थी, जिस हिसाब से उसे तवज्जो दे रही थी, वो सेलिब्रिटी से कम नहीं है। क्या कोई अपराधी अपना गुनाह कबूल करता है कि हाँ मैंने कर नहीं, अपराध तो कानून देखेगा ना कि वो अपराधी है या नहीं है। हाँ, वही चीज मैंने आपसे कही कि कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों को भी समझना चाहिए था कि भाई एक पुलिस कस्टडी में है, वहां पे हमारी पुलिस को भी देखना चाहिए था, एक बैरिकेडिंग कर देनी चाहिए थी 100 मीटर का अतीक अहमद के दायरे में बैरिकेडिंग कर देनी चाहिए थी कि मीडिया वाला अगर आएगा तो 100 मीटर के दायरे से दूर से पूछ लेगा। समझनी होगी ये बात, क्योंकि अतीक अहमद मान लीजिए कि जो मीडिया वाला जा रहा था उससे बाइट लेने के लिए, उस बात के थ्रू कोई अपना मैसेज कन्वे कर रहा हो अपने लोगों के पास, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये आएगा। इसलिए कहीं ना कहीं बात हकीकत है कि फॉल्टी हर कोई है। कुछ लोगों ने, क्योंकि आप देखिए उसका, मैं फिर वही बात कहूंगा कि उसका आतंक कितना था कि जब 10 न्यायाधीश अपना नाम हटा सकते हैं उसके मुकदमे की सुनवाई से, तो सोचिए क्या आतंक होगा। उसके बाद जनता को भी सोचना होगा कि इतने बड़े कुख्यात को, क्योंकि मैं देख रहा था कई न्यूज चैनल्स पे चल रहे हैं कि एक वो लेडी है, उसने कहा, उसने दिखाया कि उसके ऊपर गोली चलाई अतीक अहमद ने, उसके पति के ऊपर चलाई, कुछ लोग दिखाए कि उसके ऊपर जानलेवा हमले हुए। आजकल एक और वीडियो वायरल हो रहा है उसके बेटे का, जिसका एनकाउंटर हुआ, उसने किसी बिल्डर मुस्लिम है उससे 80 लाख रुपए फिरौती ली है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना होगा कि भाई इस आतंकी को हम क्यों 4 वाली का मतलब हो गया 20 साल और 5 साल सांसद, 25 साल आप मानिए 44 साल के उसके आतंक में 25 साल वो राजनीतिक संरक्षण में रहा है, तो उसका कद कितना बड़ा हो गया होगा। नहीं, आतंकी तो हम मानते हैं और उसे सजा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल,
लेकिन कानून के तहत हाँ, कानून का क्या नजरिया? देखिए कानून का नजरिया आप ये मानिए, क्योंकि ये जो मैटर है आप कानून के सामने आएगा। मैं आपको एक चीज इसमें बता दूं, देखिए जब तक कानून के सामने, न्यायालय के सामने सारे तथ्य नहीं आ जाते, तब तक कानून की नजर में आप हो, मैं हूं, अतीक अहमद हो, या कोई भी अदर माफिया हो, वो सब बराबर है उसके लिए। वो किसी को अपराधी नहीं मानता जब तक उसके सामने साक्ष्य प्रस्तुत ना हो जाए। क्योंकि देखिए साक्ष्य प्रस्तुत हुए तभी उसे एक केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आप समझने वाली बात है ये। आज की तारीख में देखिए कि जिस हिसाब से हमारी सरकार भी काम कर रही है वहां पे, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी उम्मीद जागी है, तभी वो आगे आके कम फॉरवर्ड होकर अपना स्टेटमेंट देने के लिए जाते हैं, मुकदमा कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है इस सरकार से कुछ। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे अगर ये केस न्यायालय में आता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ये नहीं जानना चाहेगी उन्होंने मारा, 3 शूटर मारे, ये तो क्लियर है जी जी, लेकिन इसके पीछे साजिश क्या थी, उद्देश्य क्या था, और कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर होगा, क्योंकि एक व्यक्ति इतनी इजीली नहीं पहुंच सकता अतीक अहमद जैसे व्यक्ति के सामने और मारने की हिम्मत तो कर ही नहीं सकता। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो हिम्मत की बात नहीं है, क्योंकि देखिए वो नौसिखिए लड़के हैं वो तीनों, जो उनकी उम्र अदर मीडिया चैनल्स पे आ रही है। उसके बाद देखिए मोटो नहीं, वो एक गुर्गे हैं, वो मोहरे हैं। असली जो मास्टरमाइंड है वो भी बैकडोर के अंदर है। नहीं तो अभी इन्वेस्टिगेशन में बता रहा हूँ राजीव जी, क्योंकि देखिए कमेटी बनी है, आज जैसे रिमांड पे लिया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, देरी सही लेकिन दुरुस्त काम करा है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी। नहीं तो कानून ये नहीं जानना चाहेगा कि इतनी लेट क्यों पुलिस कस्टडी दी गई? नहीं देखिए कानून नहीं, वो तो देखिए कोर्ट ने ही दी है ना, उसे पुलिस कस्टडी कोर्ट में दी है, सीजीएम कोर्ट ने दी है कस्टडी। पुलिस को लगा कि उस टाइम ये था, क्योंकि उस टाइम बड़ा सेंसिटिव समय हो गया था, क्योंकि अतीक के समर्थक थे, क्योंकि उसके घर के आसपास जैसे कि मीडिया बताया फिर कर्फ्यू लगाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस में, क्योंकि उस समय अगर लेते तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और बड़ी घटना घट सकती थी। देरी जरूर हुई है उस चीज में, ये कोई दो राय नहीं है, लेकिन हो सकता है पुलिस के पीछे ये भी एक मंशा रही होगी कि इस चीज को थोड़ा सा ठंडा कर दे, उसके बाद एकाएक उसे पकड़ लेता। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बातें नहीं आई है, पुलिस के हाथ ऐसे कुछ सुराग लगे हो जिसको वेरीफाई कर लियो, साथ ही साथ जब उसको थोड़ा सा सुराग उससे वेरीफाई हो गया, इसलिए आज पुलिस कस्टडी ले ली उसकी। नहीं तो एक सुनने में आता है पुलिस जो कोर्ट है, क्या पुलिस को थोड़ा समय देती है, टाइम देती है, टाइम बाउंड करती है, या कस्टडी पूरी लाइफ चलती रहेगी 2-3 साल? नहीं कस्टडी देखिए ऐसा नहीं है, वो टाइम टू टाइम होता है और केस के नेचर के ऊपर है। ऐसा नहीं होगा कि आज जैसे 4 दिन की मिली, 4 दिन के बाद ही अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ भाई इसमें भी और इसको कस्टडी देनी चाहिए, तो हो सकता है 4 दिन की और बढ़ा दे, 3 दिन की और बढ़ा दे, 14 दिन तक की वो दे सकता है। उसके बाद कस्टडी जाके लगेगा कि कोर्ट को लगता है कि नहीं पूरी नहीं हुई है, तो उस समय कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, वो कोर्ट के ऊपर। हाँ, ऐसा नहीं है कि पुलिस जब मर्जी जाएगी उसकी कस्टडी ले आएगी कि मैं 2 साल तक कस्टडी में रखूं, वो नहीं हो सकता। और पुलिस ये जांच करती रहेगी, केस धीरे धीरे देखिए और केसों की तरह बंद सा हो जाएगा। नहीं देखिए वो तो नहीं, अगर केस पूरा नहीं हुआ, अगर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ हुआ तो नहीं देखिए ये कहना बड़ा आपको लगता है? नहीं देखिए ये बात मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए मैं बाध्य नहीं। तो आपको क्या लगता है कि कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? तो देखिए कोई भी हो सकता है, उसके अराइवल माफिया है, उसकी कई अराइवल्स हैं, हो सकता है जिन पॉलिटिशियन ने उसे पाला पोसा इतना बड़ा, हो सकता है उसी कोई हो सकता है जैसे आपके मीडिया चैनल्स पे चल रहा है आईएसआई कनेक्शंस आ रहे हैं, हाँ। हो सकता है वो आईएसआई सेल का ही हाथ है उसमें मरवाने के लिए। नहीं, आईएसआई सेल का अभी तक, क्योंकि पिछली जो उसके रिकॉर्ड्स है उसमें दिखता नहीं है। नहीं समझे नहीं, मैंने तो पिछला रिकॉर्ड बताया ना आपको। हाँ, कि आतंकी तो वो है नहीं, 10 जब न्यायाधीश अपने आतंकी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसका आतंक फैला होता माफिया है। नहीं माफिया नहीं, वो आतंकी था। आप एक चीज समझिए, उसका आतंक कितना बड़ा था कि हाई कोर्ट के 10 न्यायाधीश अपना नाम हटा रहे हैं उसके केस से, तो समझिए कितना भय है उसका, आतंक है, डर बैठा हुआ है, इसलिए आतंक था। और देखिए ये कहीं ना कहीं सरकार की वजह से होता है। उस समय की सरकारें देखिए कौन सी थी, आज क्यों नहीं कर देता साहब, आज क्यों नहीं कर लेता? नहीं, ये जिस तरह लगातार इनकाउंटर हुए हैं, लोग तो मतलब नहीं देखिए लोग मतलब इस वो नहीं है कि लोगों की कोई सिंपैथी होती के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनकाउंटर लेकिन माना ये, हम तो ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह हत्या होती रही पुलिस कस्टडी में या एनकाउंटर हुए तो समाज में क्या जाएगा? देखिए ये दोनों दो बातें हैं, हत्या और इनकाउंटर दोनों दो बातें हैं। इनकाउंटर, सारे इनकाउंटर जेन्युइन नहीं होते और या फेक नहीं होते जी। सारे इनकाउंटर ना जेन्युइन है ना फेक, कुछ इनकाउंटर फेक भी होते हैं, कुछ जेन्युइन भी होते हैं। जो फेक होते हैं वो मजबूरी हो जाती है पुलिस की, समाज से बंद करने के लिए कुछ मजबूरी होती है कुछ इनकाउंटर्स करने के लिए।
नहीं, कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता। नहीं, कानून इजाजत नहीं देता, मैं कह रहा हूँ उसी चीज को मैं कह रहा हूँ। अब मान लीजिए जैसे अतीक के बेटे ने एसआईटी की टीम के ऊपर, एसटीएफ की टीम के ऊपर हमला करा, फायर मारा, तो जवाबी कार्रवाई में फायर करी इधर से एसटीएफ ने, जिसमें वो मारा गया, तो कोई इंटेंशनली थोड़ी ना है वो। हमारा कोई भी समाज, देखिए हत्या या इनकाउंटर कानून हमारा अलाउ नहीं करता, गलत है, लेकिन हाँ कानून इनकाउंटर को किस जगह नजरिए से देखता है। हर बता रहा हूँ, जो इनकाउंटर है, हर इनकाउंटर का अपना सर्कमस्टांस होता है, उस समय की क्या मांगा गया है। अब मान लीजिए कि सामने अतीक का बेटा है, उसने जैसे एसटीएफ के ऊपर हमला करा, क्या वहां पे एसटीएफ वाले ये कहे भाई कोई बात नहीं, हमारे 10-12 आदमी मार दो, उसका तुम सरेंडर कर देना? अरे जान बचाने के लिए करेगा ना आदमी, अपना जवाबी कार्रवाई करेगा ना। जवाबी कार्रवाई का वो है, सडनली जो एक्शन हुआ उसका वो पर रूप होता है इनकाउंटर। हाँ, जहां तक मर्डर की बात है तो पुलिस देखिए कोई मर्डर ऐसा नहीं करती, ये जो है ये मर्डर जरूर है। तो पुलिस की देखिए, हम सीधे हम पुलिस के ऊपर चूक जरूर है, लेकिन पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या आप एक चीज देखिए, क्योंकि पुलिस से तो चूक हो गई, हम मानते हैं। अब बात आती है कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने, क्योंकि इस समय जो भी डिसीजन न्यायालय देगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे लोकतंत्र में पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति हर नजरिए से सोचता है। हालांकि वो एक माफिया व्यक्ति जिसे कहा जाता है, वो मारा गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पुलिस कस्टडी में मारा गया, तो ये थोड़ा सोचने की बात होती है, क्योंकि लोकतंत्र में हम इस तरह की हत्या को भी जायज नहीं ठहरा सकते। ये बात आपकी हकीकत है, मैं बताता हूँ। देखो, पुलिस को कुछ अपने प्रिकॉशंस लेने होंगे, जैसे कि आप एक अतीक अहमद को देखिए, बहुत बड़ा नाम था आतंक के लिए, दुनिया जानती थी। फिर हाल फिलहाल में जो पाल साहब के ऊपर जानलेवा हमला करके उसे मरवाया उसने साबरमती जेल से, इस वजह से और ज़्यादा हाईलाइटेड है। नहीं तो आप देखिए, जैसे हाल के कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कई कोर्टों के अंदर हत्या हुई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के अंदर हो गया, द्वारका में हो गया, कुछ साल पहले करकरडुमा में हुआ। हाँ जी। हाई कोर्ट के में कुछ साल पहले आप लोगों ने सुना होगा 5 नंबर गेट पर बम हुआ। तो देखिए, कहीं ना कहीं एजेंसीज की चूक रहती है, उसे अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिव रखना पड़ेगा, अपना जो उनका एक दायरा उसको बढ़ाना होगा, सुरक्षा का दायरा बढ़ाना होगा उन्हें। उसमें सरकार को भी कुछ कड़े कदम उठाने होगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर पुलिस के पास थाने में ही अगर डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल होती या जेल के अंदर ही पूरी फैसिलिटी अवेलेबल होती, तो अतीक अहमद हो या दूसरा कोई भी मुलजिम हो, उसे बार बार मेडिकल के लिए लाना तो नहीं पड़ता, हॉस्पिटल थाने के अंदर हो जाता। तो ये सरकार को भी कोई कड़े कदम उठाने होंगे उसके लिए, तो समझना होगा। फिर सरकार को भी सोचना देखना होगा कि जैसे हमारे इन माफियाओं के पास अत्याधुनिक हथियार आ रहे हैं, हमारे पुलिस के जवानों के पास भी उससे ज्यादा हथियार अत्याधुनिक होने चाहिए। वो नहीं, उसके लिए सरकार को भी कुछ आगे इनिशिएट करना चाहिए। समझना होगा, इसमें कोर्ट आपको नहीं कहेगी, कोर्ट का वो नहीं है, वो आपका एग्जीक्यूटिव का काम है। अच्छा, कोर्ट ये तो जानना चाहिए कि मास्टरमाइंड कौन है, या कोर्ट सिर्फ इन तीनों को सजा नहीं देगी? मैं बता देता हूँ। कोर्ट देखिए, सबसे पहले अभी मैंने कभी कई मीडिया डिबेट्स में देखिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं हम लोग कि ये है वो है, फलाना है ढिकाना। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन का बहुत इनिशियल स्टेज है अभी। एक कमेटी अलग बनाई है सरकार ने, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन सेपरेट अपनी चालू कर चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के निगरानी में है वो कमेटी। तो हमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, इसका वाकई देखना होगा कि इसका कोई रिजल्ट आएगा। और इसमें बहुत, और मैं आपको एक विश्वास के साथ बता सकता हूँ राजेश जी, कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम खुलेगा। ये देखिएगा, इस पूरे प्रकरण के अंदर बड़े बड़े लोगों का नाम खुलेगा। और देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो किसी भी पॉलिटिशियन या किसी माफिया से दबने वाली सरकार नहीं है ये। क्योंकि आपने देखा हो अगर कि जिस समय ये कांड हुआ, जैसे मुख्यमंत्री महोदय को ये जानकारी मिली, एकदम उन्होंने अपने सभी डीजीपी और आईपीएस सीनियर आईपीएस लेवल को अपने घर पर उसी टाइम हाई लेवल मीटिंग बुलाई, और उस वक्त से लेकर आज तक वो कंटिन्यू रिपोर्ट मंगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे रिजल्ट चाहिए इसमें। इसलिए कोई सोचे कि मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी का नाम आ गया, कांग्रेस का नाम आ गया, या भाजपा का किसी नेता का नाम आ गया, या किसी दूसरे स्टेट के बहुत बड़े माफिया का नाम आ गया, तो योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश पुलिस अभी उसे बख्श देगी वो नहीं। मतलब आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार पे और उनके प्रशासन पे पूरा भरोसा? अभी मुझे बिल्कुल भरोसा है सर, आज तक की गतिविधियां देखी अभी बिल्कुल भरोसा है मुझे। अच्छा, मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जानना चाह रहा हूँ कि जो अतीक अहमद है, क्योंकि कानूनी रूप से सिर्फ एक ही केस में वो शायद कन्विक्ट हुआ है, हाँ, अभी तक बाकी केसेस में नहीं हुआ,
तो इस तरह तो वो साफ बरी हो गया मरने के बाद, या वो केसेस चलते रहेंगे? नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, वो बरी नहीं हुआ, उस एक केस में उसे आजीवन कारावास हो गया, एक में हो गया। हाँ। इसलिए वो मुलजिम हो गया। हाँ, मुजरिम हो गया, मुजरिम हो गया वो। ठीक है, ठीक, इसलिए वो बरी तो नहीं हुआ, मुजरिम की हैसियत से इमरान खान बरी। नंबर 2, जो उसके लंबित मुकदमे हैं, हाँ, वो अकेले उसके साथ नहीं थे। अच्छा, उसके और गुर्गे भी उसमें हैं। अब मेन तो ये है ना कि मरे हुए आदमी को सजा कहां से सुनाएगी कोर्ट? नहीं, सजा नहीं सुनाएगी ये तो, लेकिन उसको अब उसका नाम ड्रॉप हो जाएगा उस केसेस से। अच्छा, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के ऊपर सजा नहीं सुनाई जा सकती। अगर सुना भी देगी कोर्ट तो मरे हुए व्यक्ति को ऊपर से लेके आएगी। नहीं, सजा तो नहीं सुनाएगी, लेकिन ये तो जायज ठहरा सकते हैं कि इसने इस हाँ, जगह पे गलतियां करी है, वो, ताकि कोई और व्यक्ति ना करे। नहीं, देखिए, वो जब वर्डिक्ट आएगा उस समय के जिस भी जज के सामने होगा, क्या परिस्थिति होगी, क्या एविडेंस उसके विरुद्ध में आएगा, वो अपनी फाइंडिंग अवश्य देंगे उस केस में। क्योंकि मैं देखिए कोई जज तो हूं नहीं, मेरे सामने तो कोई फाइल है नहीं, एक अधिवक्ता होने के नाते ये बता सकता हूँ, जब वो जज के सामने फाइलें आएंगी और साक्ष्य उसके आएंगे, तो साक्ष्य में कोर्ट लिखेगी। अच्छा, कोई ना कोई वक्तव्य लिखेगी उनके बारे में कि हाँ भाई ये व्यक्ति ये था। हाँ, बिल्कुल लिखेगी, लेकिन सजा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि वो मर गया। हाँ, सजा तो दी नहीं जा सकती, लेकिन वो लिखेगी कोर्ट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने भेजा था एक लेटर अतीक अहमद ने कि मेरा ट्रांसफर यूपी ना करा जाए। उसके बाद उसमें लेटर में पिटीशन लगाई थी। अच्छा, पिटीशन लगाई थी। हाँ। उसके बावजूद भी उन्हें भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था उस पिटीशन को। इस बारे में आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करा। अतीक अहमद, सुप्रीम कोर्ट को वहां पे ये लगा होगा कि अतीक अहमद लिंगर ऑन करना चाहता है इस मैटर को ही, ठीक, और अपने रसूख के दम पे दबा देना चाहता है मुकदमे को। उत्तर प्रदेश पुलिस का वहां पे और गवर्नमेंट का वहां पे हलफनामा था, उनकी अंडरटेकिंग थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इसकी जान माल की सुरक्षा की हम जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से लेते हैं। आप ये देखिए, क्योंकि जब डीजीपी उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का बयान आया तो उन्होंने कहा कि जब साबरमती जेल से लेके आ रहे थे तो झांसी के कुछ एरिया में, कुछ राजस्थान के कुछ एरिया में उनके पास आउटपुट थी, इनपुट उनके पास आई थी कि इसके ऊपर हमला हो सकता है, इसको छुड़ा के लेके जा सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन आप देखें कि जो एसटीएफ के जवान थे उन्होंने पूरी चौकसी के साथ उसे सही सलामत पहुंचाया। अगर देखिए ऐसी कोई घटना होती तो साबरमती जेल से जब वो निकला था तभी कोई घटना घट जाती। यहाँ पे हाँ ये जरूर है कि उस रात को जो 15/4 को जो इंसिडेंट हुआ वो चूक है, सडनली हुआ एक वाक्य है जिसका अंदेशा नहीं था। अगर अंदेशा भी था तो ये नहीं था कि उस समय आके वो काम कर देंगे। अंदेशा तो देखिए, क्योंकि डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का जब स्टेटमेंट आ गया उनके पास इनपुट है कि उसकी जान को खतरा, उसके ऊपर हमला हो सकता है। और अतीक अहमद भी जो आपके मीडिया कर्मी जाते थे बाइट लेने के लिए बोलता था, अतीक अहमद को ये बात कैसे पता चल गई उसके ऊपर हमला हो सकता है? साहब भगवान था वो, अतीक अहमद भगवान नहीं था ना साहब, उसे कैसे पता कि उसके ऊपर? उसे तो इसलिए पता था कि वो गलत है, गलत व्यक्ति को तो मालूम नहीं उस पर हमला कभी भी हो सकता है। तो उसने ये कैसे कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में रहूंगा तभी मेरे ऊपर हमला हो जाएगा? आप एक चीज समझिए, गुजरात के अंदर भी भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार, उसे वहां की सरकार पे भरोसा, यहाँ की सरकार पे नहीं है भरोसा। सरकार तो एक ही है ना भाजपा की साहब। अगर वो सरकार के ऊपर अगर इनडायरेक्टली कोई उंगली उठाना चाहता है तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, तो भाजपा सरकार के लिए तो साबरमती जेल और आसान था ना उसे मरवाना। भाई यूपी से बाहर था वो, या फिर रास्ते में आके मरवा देती, काउंटर करा देती, गाड़ी पलट जाती। मतलब आपको सरकार से या प्रशासन से या न्याय से ये चूक आपको क्या लगता है कि इनकी जो चूक पुलिस से चूक है, पुलिस से चूक है, और जो मरवाने में आता है आपको ये ऐसा लग रहा है कि शायद इसके जो राइवलर्स थे, जो इसके दुश्मन थे, उन्होंने मरवाया? नहीं, इस पर देखिए मैंने दो बातें कही। देखिए, इसकी एक तो दुश्मनी बहुत थी क्योंकि काफी इसके मुकदमे थे, कई माफियाओं के साथ इसकी दुश्मनी थी, उसके बाद कई माफियाओं के साथ इसकी सांठगांठ दोस्ती यारी भी थी। हो सकता है कि माफिया ग्रुप का हाथ हो, क्योंकि ये 25 साल एक तरह से राजनीति संरक्षण में रहा है, 4 बार तो विधायक रहा है, उसके बाद ये सांसद भी रहा है 5 साल। हो सकता है किसी पॉलिटिशियन का कोई राज खुलने वाला होगा, उसने मरवाया हो। तो मतलब उम्मीद है कि वो भी पकड़े जाएंगे। हाँ, देखिए पुलिस अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम काम कर रही है, जो समिति बनी है वो अपना मुस्तैदी से काम कर रही है, और मुझे उम्मीद ये है कि इस केस में कुछ ना कुछ बड़े लोगों के नाम खुले। और जो समिति बनी है आपको उस पर पूरा भरोसा है? आप एक चीज समझिए, आपको अगर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के ऊपर भरोसा नहीं है,
सीनियर आईएएस के ऊपर भरोसा नहीं है, सीनियर आईपीएस के ऊपर भरोसा नहीं है, तो अब क्या देश के प्रधानमंत्री जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने, या योगी आदित्यनाथ खुद करेगा कि मतलब उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा? हम भरोसा कर सकते हैं बिल्कुल। अगर इन लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे भरोसा? अच्छा, जो एक चिट्ठी मिली है बाद में अतीक की, उसके बारे में क्या? देखिए सब, मुझे अभी तो मनगढ़ंत लग रही है सब। अच्छा, चिट्ठी मनगढ़ंत मुझे पिछले 4 दिन से वो तो न्यूज 12 टाइम्स में चलाई है, सुनने में ही आया। आप समझे नहीं, वो 4 सुनने में आया। हाँ, सुनने में आया। मैं भी सुनी बात बता रहा हूँ कि 4 दिन से ये हो रहा है कि आप मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंच गई, आज मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गई, एमओ हाउस पहुंच गई, किसी ने अभी तक कहा कि मेरे पास पहुंच गई वो चिट्ठी? नहीं, ऑफिशियली तो किसी ने एक्सेप्ट। अगर होती ऐसी कोई चिट्ठी, अभी हो भी सकती है, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं जब तक अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सुनूं मैं क्या टिप्पणी करूं। और उसके बाद अगर थी ऐसी बात, तो अतीक अहमद क्या अपनी मौत का इंतजार कर रहा था? अशफाक उसका भाई जिसका बताया जा रहा है, उसने भी चिट्ठी वो भेजी है, क्या वो अपने भाई का और अपनी हत्या का इंतजार कर रहा था? क्यों नहीं भेजी उसने? वैसे तो ये लोग मीडिया में बाइट दे रहे थे अपनी, क्यों नहीं बोला? आज उसकी बीवी फरार है, क्यों नहीं आती सामने? अच्छा हाँ, आपने बीवी की बात कही, तो ये जो साम्राज्य अतीक का, आपको क्या लगता है खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही ताकतवर मुख्यमंत्री की सरकार है उत्तर प्रदेश में। मुझे भरोसा जरूर है कि ऐसे आतंक का अंत अब हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जनता भी जागरूक हो चुकी है। नहीं, जनता तो गलती करी जाती है फिर भी चुनने में। नहीं, देखिए चुनाव एक अलग चीज है, ऐसे आतंक को चुपचाप दबे आवाज में सहना एक अलग बात है। हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते एक साथ, समझिए चीज को आप। इस आतंक को सहना, क्योंकि देखिए 44 साल से जिस लोगों, कुछ लोग लड़ ही रहे हैं ना उसके खिलाफ, अगर नहीं लड़ते तो उसके ऊपर 150 के करीब मुकदमे कैसे होते रजिस्टर? लड़ ही रहे थे ना। तो वही उसमें देखना। दूसरा ये कि सरकार को उम्मीद लोगों को उम्मीद जागे सरकार से, तो वो अब रही जहां तक बात इसके उत्तराधिकारी की। देखिए, अगर उत्तराधिकारी कोई ऐसा दोबारा उठेगा तो देखिए या तो उसका कोई अराइवल मार देगा, और नहीं तो उत्तर प्रदेश पुलिस इतना सक्षम जरूर है उसे काउंटर कर। नहीं, जैसे अभी धमकी दी है उनके बेटे ने। देखिए, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है, बोलने और करने में बहुत फर्क है। कि उसके जैसा सुना मैंने, आपके कुछ चैनल्स पे चल रहा है अभी, कि उसके बेटे ने कहा कि मैं तीनों को मार दूंगा। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए, मार देगा क्या कर देगा? क्या ऐसा तो नहीं है क्या अतीक अहमद की हत्या में उसकी बीवी और उसका जो बेटा बंद है उसी का हाथ हो? कोई बड़ी बात थोड़ी ना इस चीज के लिए। मतलब आपको इतना भी शक है कि हो सकता है बीवी और बच्चे का भी हत्या? आप एक चीज ये देखिए ना साहब, बेटा मर जाता है तो शाइस्ता परवीन नहीं आती, शौहर और देवर का इंतकाल हो जाता है, हत्या जाती है, उसमें शाइस्ता परवीन नहीं आती। कहाँ है शाइस्ता परवीन? क्यों अपनी लोकेशन बदल ली इधर से उधर? उसके बाद देखिए, संदिग्ध कुछ और इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि शाइस्ता के जो मायके वाले हैं वो भी गायब हैं आज की तारीख में। अपना घर खुला हुआ छोड़ गया है, सामान अंदर का फैला हुआ है, वो भी गायब है। कहाँ गए? अब किससे डर है? कोई अराइवल उठा के ले गया क्या उन सबको? कहाँ है? और मान लीजिए एक को उठा लेगा, 2 को उठा लेगा, कि जितने रिश्तेदार है सबको उठा लेगा उनका अराइवल, और उठा भी लेगा तो गए कहाँ? किसी ने तो देखा होगा उठा से, कहाँ गए? तो देखिए, अभी इसमें बहुत से राज खुलने बाकी हैं। देश से जो बाहरी शक्तियां जो देश को हमारे तोड़ना चाहती है, उनका हाथ हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखिए उसके जो समर्थक थे, अतीक के समर्थक तो थे ना, उनको ये लगा कि इसकी हमारे परत खुल जाएगी, जो हमारे गुर्गे काम कर रहे हैं हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए। अच्छा, वो सपोर्ट दे रहा था उन्हें? क्योंकि देखिए, जैसे मीडिया के अंदर आया कि अतीक ने कहा मेरा आईएस से कनेक्शन थे, मैं उनसे हथियार लेता था, तो पॉसिबिलिटी है कि वो गुर्गे कौन से उसे हथियार मुहैया कराते थे उन तक यूपी पुलिस पहुंच रही होगी, तो वो भी हत्या करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं उस बयान को वेरीफाई नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं उसकी पुष्टि करी है, लेकिन जैसे सभी न्यूज चैनल पे जो चल रहे हैं, मैं उस पर ये बात कह रहा हूँ। अब आप सर, हम एक बात जानना चाहेंगे, तो हमने कुछ काफी जनरल बातें भी करी। एज ए अधिवक्ता जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मुकदमे पे? देखिए, पूरे मुकदमे में जो ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ, बता दूं, ये बड़ा आज की तारीख में बड़ा ही सेंसिटिव सवाल है। क्योंकि आपने सुना हो, कल शायद जो अतीक अहमद के वकील थे मिश्रा जी, उनके घर के ऊपर बम फेंका गया, हमला हुआ है। तो ये बड़ा, उसमें किसका हाथ है? देखिए, ये मैं उस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन होगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा किसका हाथ है। कि ये अतीक के गुर्गों ने करवाया है, जो ना खुश थे। गुड्डू का नाम आ रहा था शायद। गुड्डू मुस्लिम का देखिए नाम इसलिए आ रहा है बार बार, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम बम बनाने में एक्सपर्ट है।
अच्छा। जैसे मीडिया की कई रिपोर्ट्स हैं या पुलिस वाले भी कई डब्ल्यू में कह रहे हैं कि वो, क्योंकि एक सीनियर आईएएस का, मैं आईपीएस का सॉरी सुन रहा था स्टेटमेंट, वो एक मीडिया में दे रहे थे बाइट अपनी, कि गुड्डी मुस्लिम का उनका पाला पहले पड़ा था किसी केस में, तो वो चलती बाइक पे भी बम बना के फेंकने की कुवत रखता है। तो ये बड़ा कुख्यात बदमाश है और अभी तक वो उत्तर प्रदेश या किसी राज्य की पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन एक बात ये समझ में आई कि अधिवक्ता के घर पे हमला बम से क्यों करा और किसने करा और क्यों करा, ये सोचने का विषय है। भाई आप ना तो मिश्रा जी ने मरवाया, क्योंकि मिश्रा जी वहां पे गए थे, मेडिकल पे भी साथ थे, वो पूरे 24 घंटे उसके साथ रह रहे थे कि भाई क्या इन्वेस्टिगेशन हम देखेंगे, कोई खतरा ना हो देखें, जब जब हो रहा था टाइम टू टाइम पिटीशन लगा रहे थे। उनके ऊपर किसने हमला कराया और क्यों कराया, ये जांच का विषय है। अगर ऐसे होने लग गया फिर तो वकालत छोड़ देनी चाहिए हम लोगों को, सीधा को। हाँ, ये तो वकीलों को, क्योंकि सरकार को भी यहाँ पे देखना होगा कि जो वकीलों के ऊपर ये हमला हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो अब कानून थोड़ा रुकेगा या अपनी तरफ से भी कुछ डिसीजन देगा कि, या पूरी जांच की जो कार्रवाई होगी उसके बाद जो तथ्य आएंगे उस पे। हाँ देखिए, जांच के कोर्ट अपनी वर्डिक्ट कब देगा, जब उसके सामने साक्ष्य पूरे आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि जिन भी महानुभाव ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करी है अपनी, और वो ये कह दें कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कोर्ट ये पूछेगी ना कि भाई साहब उत्तर प्रदेश सरकार का साक्ष्य लेके आओ मेरे पास, मांगेगी ना साहब, कहाँ है। तो इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो जाती, कोई साक्ष्य नहीं आ जाता, तब तक कोर्ट कैसे कह देगी। भाई सरकार तो इस चीज को मान रही है ना कि हाँ भाई ये गलत हुआ, एक कैसे हो गया ये। अगर नहीं होता, मैं तब मानता कि सरकार की मंशा सही नहीं है। जब स्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वहां पे अपने सभी आला अधिकारियों को ना बुलाया होता, कमेटी का समय रहते, मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी भी मुकदमे में किसी मुख्यमंत्री ने इतनी जल्दी कोई कमेटी बना दी हो, मेरी जानकारी में तो नहीं। अगर आपकी जानकारी में होगा तो बताइएगा मुझे। उसके बाद आईपीएस अधिकारी पूरे 24 घंटे काम कर रहे हैं, पूरा केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सुराग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब अभी कोर्ट वेट करेगा, देखिए अभी जांच पूरी होने का। अभी देखिए कोर्ट के साथ साथ लोगों को भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि कई मीडिया चैनल्स पे अपोजिशन के कई लीडर या उनके काउंटर में रूलिंग पार्टी के कई प्रवक्ता या लीडर्स अभी बयानबाजी चल रही है, ये बहुत जल्दबाजी है। इतना हमें नहीं करना चाहिए, अभी कम से कम हमें थोड़ा रुकना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब अगर हम कोर्ट के तरफ से देखें तो हमें पहले जांच पूरी होने देनी चाहिए, उसके बाद कोई डिसीजन देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए किसी भी केस के दो पहलू होते हैं, कौन सा पहलू सही है या नहीं है ये कोर्ट का काम है, कोर्ट पे छोड़ दीजिए फिर। लेकिन वो पहलू तो दोनों आने दीजिए ना। उससे पहले जैसे मीडिया हाउस में चल रही है बातें, ऐसे नहीं होनी चाहिए। देखिए नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हाईलाइट करने का कोई फायदा नहीं है इस चीज को, और उसको किसी जाति या धर्म से जोड़ दे, जैसे कुछ लोग जोड़ रहे हैं कि ये हो गया, तो नहीं, मैं उससे बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ लोगों का। कि देखिए अपराधी अपराधी होता है, उसके कोई जात धर्म मजहब नहीं होता उसका, और कोई भी मजहब हमें ये नहीं सिखाता किसी की हत्या करो या कुछ गैरकानूनी काम करो, कोई मजहब नहीं सिखाता। हमारा ये जो कहना है कि ये बहुत ये कर दिया या इसमें किसी पुलिस अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। क्योंकि जिस आप पत्र का बात कर रहे हैं उसमें मीडिया में चल रहा है कि अतीक अहमद को किसी साबरमती के बड़े अधिकारी ने कहा था कि हम तेरी हत्या करा दें। कैसे हो सकता है साहब? उस समय क्यों नहीं कहा उसने? उसके बाद उसके भाई को जब पता था तो शाइस्ता परवीन को भी पता था, क्यों नहीं अधिकारी का नाम बोलते करेक्ट? तो ये सारी कहने की बातें हैं, सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए। और सबसे बड़ी अहम बात, क्या कोई व्यक्ति अपनी हत्या का इंतजार कर रहा था? नहीं करेगा। मैं हूं या आप हैं, अपनी हत्या होने का इंतजार करेंगे? नहीं, वो तो बंद है, वो तो मजबूर है। हमारे संविधान में प्रावधान है कि आपको कुछ है तो आप लेटर लिख के सीधे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम से भेज सकते हैं। आप साबरमती जेल में रहते हुए पिटीशन फाइल कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में मेरी जान को खतरा है, आपने उसी समय ये बात डिस्क्लोज क्यों नहीं करी? सरकार, आपको कोर्ट ने मना कर दिया था, सरकार ने मना कर दिया था आपको कि नहीं पिटीशन खाली आप ये कहो कि आपको यहाँ नहीं आना है, ये मत बताओ कि आपकी जान को खतरा है। किससे खतरा है ये मत बताओ। अरे जान को खतरा, मैं आज कहता हूँ मुझे जान से खतरा है, मुझसे पूछेंगे ना मुझे किससे खतरा है, नाम तो बताओगे ना।
अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस है और सुनने में यह है कि कुछ हंगामा भी हो सकता है ना, दंगे फसाद हो सकते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि जनता को क्या करना चाहिए इस मैटर पे? क्योंकि अहम मुद्दा होता है कि कानून की भी अपनी कुछ राय होती है कि जनता को शांत होकर या किस तरीके से सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश में एक सशक्त सरकार चल रही है। हाँ, वो तो है, ठीक, क्योंकि अगर पिछले 6 साल का हम इतिहास उठा के देखें तो मेरी जानकारी को इतना बड़ा अभी तक दंगा मैंने तो नहीं देखा पिछले 6 साल में। हाँ, उससे पहले जरूर सुनते थे हम लोग, जब जाते थे उत्तर प्रदेश की कई कोर्टों में मेरा आना जाना है मुकदमों से रिलेटेड, तो सुनने में आता था। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 2020 में देखा सीए को लेकर इतना बड़ा दंगा हो गया, पिछले 6 साल में मैंने उत्तर प्रदेश में तो नहीं सुना कि इतना बड़ा कोई दंगा हो गया हो और सरकार उसे काबू ना कर पाई हो। क्योंकि सब कह रहे थे जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वर्डिक्ट आई है, तो पूरा अपोजिशन लीडर्स भी कह रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में आगजनी हो जाएगी। हाँ जी। मैंने तो नहीं देखा। उसके बाद जब धारा 370 हटी या अमेंड करी गई, क्योंकि जो उसके विशेष अधिकार थे वो खत्म कर दिए थे, ठीक, तो भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये बवाल मच जाएगा। मैंने नहीं देखा। हाँ, थोड़ी बहुत अतीक अहमद की जिस दिन हत्या हुई तो 1-2 जगह से छुटपुट घटना, जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे कुछ सुनने में आया कि कुछ उपद्रवियों ने एटीएम मशीन्स वगैरह उसके शीशे वगैरह तोड़े, लेकिन समय रहते वहाँ के प्रशासन ने उस पूरी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, मुख्यमंत्री महोदय की पूरी पैनी नजर है और वो हर स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस और जो और भी उनकी एजेंसीज हैं वो तैयार हैं, क्योंकि उनके पास कंटिन्यू डे टू डे रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देना है। इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा बड़ी घटना घट जाए। बाकी तो देखिए ऊपर वाले की अगर जनता को शांत रहना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जनता का इसमें कोई रोल ही नहीं है ना। अगर आप देखिए कि आप जाके किसी न्यूट्रल आदमी से पूछें, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो कहेगा यार अपराधी था। कुछ सरकार जो अगर हम पीछे के तौर पे देखें तो ऐसे अपराधियों को समर्थन देती थी, ऐसे अपराधियों को समर्थन करती थी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा होने वाला नहीं है। तो आने वाले समय पे हम लोग ये बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कि अपना अपना फैसला सुना रहे हैं कि पुलिस ने ये कर दिया जी, उसने ये कर दिया, सरकार की इसमें मंशा खराब थी। ये बहुत जल्दबाजी है। किसी भी चीज पे अंतिम फैसला कानून और न्यायालय के हाथ में। बिल्कुल भाई, मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई ये अपराधी है, माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ और कोर्ट ने कह दिया बरी है, तो किसका फैसला मान्य होगा? कोर्ट का होगा ना। तो हमें इंतजार करना चाहिए, उसके बाद अभी जांच की रिपोर्ट आ जाए, इंतजार करना चाहिए। अच्छा सर, आपने हमें बहुत समय दिया और जानकारी दी। आगे भी जो केसेस होंगे वर्तमान में चल रहे होंगे, उन केसेस पे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, एक अधिवक्ता के तौर पे भी, ताकि हमें मालूम चल सके कि कानून क्या कहता है बिल्कुल, और समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।